गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? हर्षिता, आर्यन, आलोक, वैष्णवी, ज्योति, अभिजीत, लाट साहब, लकी, हर्षिता, ललित, मेहंदी हसन, सुजन, नैन्सी, लकी, डोरेमोन, कैसे हो आप लोग? पायल, सुफियान, ऋषभ, अनन्या, भोपाली, मुख्तार, अमू, प्रेरणा, स्वाति, गौरव, राम, हर्षिता, इकबाल, आ जाओ जी। खुशी, सागर, राधे राधे भाई, राधे राधे। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप लोग का। चलो आ जाओ जी, आ जाओ। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, वेलकम। क्या कर रहे थे हम लोग? गाड़ी कहां तक पहुंच गई थी? क्या कर रहे थे और गाड़ी हमारी कहां तक पहुंच गई थी? आइए जरा आपको रिकॉल कराएं, अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। सर अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है? रिवीजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अभी तक कौन कौन से टॉपिक्स कवर हो चुके हैं? कौन कौन से टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे क्लास 1 एंड क्लास 2 के अंदर? जरा मुझे याद करवाना, जरा मुझे याद करवाना कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। सर सबसे पहले तो आपने हम लोगों को मीनिंग बता दिया था ऑफ नेशनल इनकम। ओके, फिर सर नेशनल इनकम के अंदर ही आपने हमें गुड्स के बारे में बताया था। गुड्स और सर्विस में आपने हमें दो चीजों के बारे में बताया था। एक आपने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बताया था और एक आपने हम लोगों को इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विस के बारे में बता दिया था। ये मैं रिकॉल करवा रहा हूं कि हम लोग क्या पढ़ चुके हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विस के बारे में हमने बात कर ली थी। इसके बाद हम लोगों ने यहां पे नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है उसके बारे में सीख लिया था। याद है कि भूल गए? इसके बाद हम लोगों ने डोमेस्टिक टेरिटरी की बात कर ली थी। इसके बाद हम लोगों ने ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम की बात कर ली थी। इसके बाद इस चैप्टर में हम लोगों ने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और हम लोगों ने डेप्रिसिएशन की बातें कर ली थी। इसके बाद हमने इस चैप्टर में हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज की बात कर ली थी, यानी कि हम लोगों ने नेट इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर ली थी। इसके बाद हम लोगों ने फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस की बात कर ली थी। इतनी बातें हम लोग कर चुके हैं, इतनी बातें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हमने एक टॉपिक और पढ़ा था कि क्या चीजें इंक्लूड नहीं करी जाती नेशनल इनकम में। याद है? सेकेंड हैंड गुड्स का सेल परचेस इंक्लूड नहीं करा जाता, सिक्योरिटीज की सेल परचेस इंक्लूड नहीं करी जाती, ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं करी जाती। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके। ठीक है, एक बार अपने लिए तालियां बजा दो। हमने 2 क्लासेस में काफी कुछ पढ़ लिया है ना? हमने 2 क्लासेस में काफी कुछ पढ़ लिया है। अब हम लोग उस लायक हो गए हैं कि मॉड्यूल में जो बातें लिखी हैं अब हमें समझ में आएंगी।
अब मॉड्यूल में जो बातें लिखी हैं वो बातें अब हम समझ सकते हैं। हमारा जो बेस है वो रेडी हो गया है, हमारा जो बेस है वो रेडी हो गया है। एक बार अपने आप के लिए आप लोग तालियां बजा दो, है ना, खुद के लिए भी क्लैप कर दो एक बारी कि हमने काफी कुछ पढ़ लिया है, राइट। आज की इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे सर, आज की क्लास में हम लोग एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम की बात करेंगे और मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम की बात करेंगे। नेशनल इनकम कैसे मेजर करी जाती है, इसमें हमारे पास 3 मेथड्स हैं। इसमें हमारे पास 3 मेथड्स हैं। एक आपके पास वैल्यू एडेड मेथड है, एक आपके पास वैल्यू एडेड मेथड है, एक आपके पास इनकम मेथड है और एक आपके पास एक्सपेंडिचर मेथड है। ठीक है, तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग जो वैल्यू एडेड मेथड है ना वहां तक कर लेंगे बेटा। वैल्यू एडेड मेथड हम लोग आगे कर लेंगे, ये फ्यूचर की क्लासेस में होगा, ये वाला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में होगा। वैल्यू एडेड मेथड आज की क्लास में हो जाएगा, वैल्यू एडेड मेथड आज की क्लास में हो जाएगा। चलो जस्सी सर पढ़ाई 5 दिन पहले स्टार्ट की है, बेस्ट टीचर आप लगे और इजी सब्जेक्ट भी बिजनेस इकोनॉमिक्स। शेख भाई तुम बहुत प्यारे हो यार, तुम बहुत प्यारे हो। अभी तुम्हारी बात अंगूठा छाप लोगों ने नहीं सुनी, अभी बात अंगूठा छाप लोगों ने नहीं सुनी, सुन लेंगे तो फिर तुमको बताएंगे वो। हाँ, करंट ट्रांसफर कैपिटल ट्रांसफर इज ऑल्सो डन, तो वो ट्रांसफर इनकम का ही पार्ट है, वो मैंने अलग से नहीं लिया। चलो एमसीक्यू करते हैं हम लोग आज कुछ। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आज के सेशन में पहले हम एमसीक्यूज करेंगे एंड देन हम आगे की बात करेंगे। तो एमसीक्यूज की बात कर लेते हैं। Which of the following is the correct term? Which of the following is the correct term for calculating the national income at the market price? जब नेशनल इनकम को निकाला जाता है मार्केट प्राइस पे तो करेक्ट टर्म क्या यूज होता है? मनी इनकम, नॉन मॉनेटरी इनकम, रियल इनकम, नन ऑफ द अबव। सुन लिया सुन लिया सुन लिया सुन लिया। अंगूठा छाप लोग भी आए हैं, अंगूठा छाप लोग भी आए हैं। क्या बात है यार, मतलब इतनी बेइज्जती करवाते हो रोज आके, इतने जलील होते हो रोज आके, लेकिन फिर भी मुंह उठा के आ जाते हो, फिर भी मुंह उठा के आ जाते हो। कुछ तो शर्म करो पाजी, कुछ तो शर्म करो। चलो सर, इसमें से क्या सही ऑप्शन है, क्या इसमें से सही ऑप्शन है? ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं है कि मतलब हम पसंद भी नहीं है और हमारी क्लास में भी आना है। ये तो फिर दीवानगी ही हुई ना, ये तो फिर मोहब्बत ही है, मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। चलो, आपके पास जो राइट आंसर है दैट इज मनी इनकम। आपके पास जो राइट आंसर है दैट इज योर मनी इनकम। ठीक है, तो जब नेशनल इनकम को मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, जब नेशनल इनकम को मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं तो इसको मनी इनकम भी बोलते हैं। ठीक है, इसको मनी इनकम भी बोलते हैं, है ना। तो आपके पास राइट ऑप्शन जो है वो है ए, वो है आपके पास ए। ठीक है, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट इंक्लूडेड वाइल मेजरिंग द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। आप अभी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट तो नहीं पढ़े हो, आप अभी ऐसा कर दो कि यहां पर इसको नेशनल इनकम समझ लो। अभी आप जीएनपी की बात मत करो, आप इसको नेशनल इनकम समझ लो। इसमें से कौन सी चीज नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करी जाती? इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करी जाती? इलीगल एंड लेजर एक्टिविटीज। लेजर मतलब वो चीज जो आपको खुशी देती है, जैसे आपने म्यूजिक कंपोज किया, आपने गाना गाया, आपने कोई ड्राइंग बनाई, कोई पेंटिंग बनाई, दिस इज लेजर। ठीक है,
प्योरली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब आपके शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह, लोन देना, लोन लेना, ये होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में क्या आ जाएगा? सेल परचेज ऑफ सिक्योरिटी, सेल परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में क्या आ जाएगा? मनी लेंडिंग, मतलब जिसमें गुड्स इन्वॉल्व नहीं होते, सिर्फ पैसा इन्वॉल्व होता है। जिसमें गुड्स इन्वॉल्व नहीं होते, सिर्फ पैसा इन्वॉल्व होता है। ठीक है। ट्रांसफरिंग ऑफ यूज गुड्स एंड नॉन मार्केट गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करी जाती? अंकुर तिवारी कह रहे हैं ई। तिवारी भाई तुमको चश्मा लगेगा, तिवारी भाई तुमको चश्मा, सॉरी तुमको चश्मे लगेंगे, चश्मे। एक चश्मे से काम तो होगा नहीं, तुम्हें चश्मे लगेंगे। ठीक है। आप गुरी सर से बात करके पूछ लो, पता लग जाएगा कौन है ये लोग। राम बेटा मुझको फर्क ही नहीं पड़ता ये कौन लोग हैं, ये तो हमारे दीवाने हैं बेटा, चाहने वाले हैं। हम क्या करेंगे जान के? सर इसका सही ऑप्शन है डी, इसका सही ऑप्शन है डी। आपके पास जो इलीगल एक्टिविटीज होती है, क्या वो आपके पास कभी नेशनल इनकम का पार्ट बनेगी? सर मान लो मैं स्मगलिंग करता हूं, मैं स्मगलिंग करता हूं, मैं ये जो अंगूठा छाप लोग हैं, इन लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करता हूं, है ना। मैं स्मगलिंग करता हूं, ये अंगूठा छाप लोगों को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता हूं, है ना। तो क्या ये इलीगल जो एक्टिविटी है, क्या ये नेशनल इनकम का पार्ट बनेगी? नहीं। इलीगल एक्टिविटी कभी भी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनती। कोई किडनैपिंग कर रहा है, कोई स्मगलिंग कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, ये आपके पास नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होती। सिमिलरली लेजर एक्टिविटीज जो होती है वो भी आपके नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होती, तो ये नेशनल इनकम में नहीं आता। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सेल परचेज, ये आपके पास नहीं आता। सेकेंड हैंड गुड्स की सेल परचेज नहीं आती। तो तीनों के तीनों आपके पास नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होते। करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी, और 49% बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर इनमें से कौन सा ऑप्शन इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है? इसमें से कौन सा ऑप्शन इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है? वैसे मैंने ये पढ़ाया नहीं है आपको, लेकिन कहीं ना कहीं पहले आपने पढ़ा होगा, मैंने इसलिए डाल दिया है। ठीक है, मैंने इसलिए डाल दिया है। ठीक है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स? जरा आप ट्राई करो, इसमें से क्या इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है? शायद आपने पहले कभी सुना हो, शायद आपने पहले कभी सुना हो, है ना। आपने पहले पढ़ा नहीं है, मतलब मैंने तो नहीं पढ़ाया, पर शायद आपने सुना हो। हाँ जी, चलो मैं इसमें बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता हूं आपको। कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगती है। जब कभी भी आप इंपोर्ट करते हो या फिर एक्सपोर्ट करते हो, तो आपको इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है, तो उसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी, उसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। सेल्स टैक्स पुराना है, सेल्स टैक्स की जगह जीएसटी ने ले ली है। सेल टैक्स पहले हुआ करता था, अब सेल्स टैक्स नहीं है, अब जीएसटी है। तो सेल्स टैक्स बोलो या गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलो, ये आपके पास इनडायरेक्ट टैक्स है। तो ये भी इनडायरेक्ट टैक्स है, ये भी इनडायरेक्ट टैक्स है। एक्साइज ड्यूटी भी आपका एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है, ये लगती है ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चर, ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चर। अगर आप थोड़ा बहुत भी न्यूज वगैरह देखते होगे ना, तो आपने कभी ना कभी न्यूज में सुना होगा कि पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी लगती है। कभी ना कभी आपने जरूर सुना होगा कि पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी लगती है। इसके साथ साथ जीएसटी के साथ साथ ना एक और भी होता है वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, ये भी पेट्रोल के ऊपर लगता है।
ये भी पेट्रोल के ऊपर लगता है। तो ये तीनों जो होते हैं ना बेटा, ये आपके इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। एस्टेट ड्यूटी जो है ये इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है। एस्टेट ड्यूटी जो है ये इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द नेशनल इनकम? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो नेशनल इनकम को बेस्ट डिफाइन करता है? अदनान बेटा, ढूंढने से भगवान मिल जाता है, थोड़ा ढूंढ लेना। इसमें से कौन सी चीज है जो बेस्ट आपको डिफाइन करती है नेशनल इनकम को? क्या नेशनल इनकम कोई बजट है? नहीं। क्या नेशनल इनकम कोई प्रॉफिट है? नहीं। क्या नेशनल इनकम गवर्नमेंट की इनकम है? नहीं। नेशनल इनकम टोटल है ऑफ द वेरियस फैक्टर इनकम्स। बहुत सारी फैक्टर इनकम्स को मिलाकर, बहुत सारी फैक्टर इनकम्स को मिलाकर आपका जो टोटल बनता है, दैट इज योर नेशनल इनकम। दैट इज योर नेशनल इनकम। ठीक है जी, तो राइट आंसर आपके पास बी है। 61% बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है। 61% बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े सर, आगे बढ़ते हैं सर। अगला सवाल आपके पास निकल कर आ रहा है। द टर्म ट्रांसफर पेमेंट्स विच आर रिफर्ड टू एज पेमेंट्स आर मेड एज द कंपनसेशन टू द एम्प्लॉय विदाउट द एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स फॉर द वर्कर्स अपॉन द ट्रांसफर फ्रॉम वन जॉब टू द न्यू जॉब, नन ऑफ द अबव। इनमें से आपके पास क्या फैक्टर पेमेंट, सॉरी क्या ट्रांसफर पेमेंट है? इसमें से क्या आपके पास ट्रांसफर पेमेंट है? ट्रांसफर पेमेंट क्या होती है? क्या ये कंपनसेशन टू एम्प्लॉय होती है? क्या ये विदाउट द एक्सचेंज ऑफ सर्विस एंड गुड्स होती हैं? सर ट्रांसफर पेमेंट्स जो होती हैं वो विदाउट द एक्सचेंज ऑफ सर्विस एंड गुड्स होती है। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें भी गलत होंगे लोग, 71% बच्चों ने जवाब दिया। व्हाट इज वाई द इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम? इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड क्यों नहीं करते? 30 सेकेंड्स काफी है वैसे इसके लिए। इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम का पार्ट कंसीडर क्यों नहीं करते? इंटरमीडिएट गुड्स रिलायबल नहीं होते फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डबल अकाउंटिंग, डिक्रीजेस द इनकम, ऑल ऑफ द अबव।
सर सिंपल है सर, डबल काउंटिंग का प्रिवेंशन करने के लिए, क्योंकि अगर इंटरमीडिएट गुड्स को कंसीडर कर लिया तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, क्योंकि फाइनल गुड्स में भी आपके पास इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू आती है। अगर 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 हमने कार के लिए टायर्स खरीदे हैं तो टायर्स कार में इंटरमीडिएट गुड्स हैं। टायर कार में क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स हैं। कार की वैल्यू में टायर की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है, कार की वैल्यू में टायर की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो उसे डबल काउंट नहीं किया जाएगा, उसे डबल काउंट नहीं किया जाएगा। तो आपके पास करेक्ट आंसर जो निकल कर आ रहा है दैट विल बी बी। गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं, इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड। ये कल डिस्कस किया था सर, कल तो क्लास ही नहीं थी बेटा, सैटरडे को डिस्कस किया था। सर इसको आप कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हो, इसको आप कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हो। जब आपकी कैपिटल इंक्रीज होती है तो इट विल बी कंसीडर्ड एज कैपिटल फॉर्मेशन। चलिए रैंक देख लेते हैं। रैंक में रुथिका रेड्डी जी टॉप पे है 7 आउट ऑफ 7, तान्या जी टॉप पे है 7 आउट ऑफ 7। एक बार रुथिका और तान्या के लिए क्लैप हो जाए। इसके बाद जो रेस्ट हमारे पास है उनके 6 आउट ऑफ 7 है, जिसमें भाव्या, प्रियांशु, अक्ष, निखिल, आर्यन, ईक्षा, रहमान साहब, आलोक पांडे जी। राइट, एक बारी क्लैपिंग हो जाए फॉर तान्या एंड रुथिका, तान्या एंड रुथिका। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें क्या सेशन? स्टार्ट करें क्या सेशन? और आगे बात करते हैं, आपके पास NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड की। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे थे तो मैंने आपसे क्या कहा था? जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे थे तो मैंने आपसे क्या कहा था कि नेशनल इनकम के अंदर हम इंक्लूड करते हैं मनी वैल्यू, इंक्लूड करते हैं मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जिनको प्रोड्यूस किया है बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स जिनको प्रोड्यूस किया है बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी एज वेल एज आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी। क्या मैंने डेफिनेशन ठीक लिखी है? क्या मैंने डेफिनेशन ठीक लिखी है? नेशनल इनकम इंक्लूड्स द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी एज वेल एज आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी। सर इसका मतलब यह होता है कि अगर कोई नॉर्मल रेसिडेंट, मैं वर्ड इंडिया लिख लेता हूं, वर्ड इंडिया लिख देता हूं कि अगर कोई इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट है,
इंडिया का अगर कोई नॉर्मल रेसिडेंट है, वो विद इन इंडिया अगर इनकम अर्न करेगा, वो अगर विद इन इंडिया इनकम अर्न करेगा, या फिर वो आउटसाइड इंडिया इनकम अर्न करेगा, ये दोनों इनकम इंक्लूड करी जाएंगी इन इंडियाज नेशनल इनकम। एवरीवन, जो मैंने बात लिखी है, क्या ये बात सही है कि नहीं है? अरे ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर वाली बात को छोड़ दो, ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर वाली बात को छोड़ दो। ये जो मैंने कॉन्सेप्ट लिखा है, ये बात समझ में आई है? अगर कोई इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट, अगर कोई इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट विद इन इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया इनकम को अर्न करता है, तो हम उस इनकम को इंडिया की नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। एवरीवन, सर इसका मतलब यह होता है, सर इसका मतलब यह होता है, जो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं 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 है, अगर उसने इनकम अर्न करी है इन इंडिया, अगर उसने इनकम अर्न करी है इन इंडिया, तो बाबू हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे इंडिया की नेशनल इनकम में। मेरी बात समझ में आई? मेरी बात आपको समझ में आई कि अगर आप इंडिया में नॉर्मल रेसिडेंट नहीं हो, अगर आप इंडिया में नॉर्मल रेसिडेंट नहीं हो, आप इंडिया में अगर नॉर्मल रेसिडेंट नहीं हो, तो आपने इंडिया में जो पैसा कमाया है, अगर आप इंडिया में नॉर्मल रेसिडेंट नहीं हो और आपने इंडिया में अगर कोई पैसा कमाया है, तो वो आपकी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। सर इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब यह हुआ, ऐसे समझो, अभी के लिए ऐसे समझो, जो इंडियंस आउटसाइड इंडिया है, जो इंडियंस आउटसाइड इंडिया है और इनकम अर्न कर रहे हैं, जो इंडियंस आउटसाइड इंडिया है और इनकम अर्न कर रहे हैं, इस इनकम को इंडिया की नेशनल इनकम में इंक्लूड करा जाएगा। इसको इंडिया की नेशनल इनकम में इंक्लूड करा जाएगा। और अगर कोई फॉरेनर इंडिया में पैसा कमा रहा है, अगर कोई फॉरेनर इंडिया में पैसा कमा रहा है, अगर कोई फॉरेनर इंडिया में पैसा कमा रहा है, तो इसे आप इंडिया में इंक्लूड नहीं करोगे। एक सिंपल सा लॉजिक देखो, एक सिंपल सा लॉजिक देखो। मान लो हमारे प्यारे लाड साहब, हमारी क्लास में है एक लाड साहब, हमारे प्यारे लाड साहब ये इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट है, ये इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट है। प्लीज मेरी बात को सुनना, ये इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनकम अर्न करी आउटसाइड इंडिया, इन्होंने इनकम अर्न करी आउटसाइड इंडिया। क्या
क्या इस इनकम को इंडिया की नेशनल इनकम में इंक्लूड करा जाएगा? क्या इस इनकम को इंडिया की नेशनल इनकम में इंक्लूड करा जाएगा? शुभम बेटा, हम सिटीजनशिप की बात ही नहीं करते। आप इंडिया में नॉर्मल रेसिडेंट कब कहलाओगे? जब आप 1 साल से ज्यादा इंडिया में हो। हम यहां पे सिटीजनशिप की बात नहीं कर रहे। अभी बस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए देखो कि हमारे प्यारे लाट साहब इंडिया में नॉर्मल रेसिडेंट है। हमारे प्यारे लाट साहब इंडिया में नॉर्मल रेसिडेंट है। इन्होंने इनकम अर्न करी इंडिया के बाहर। इन्होंने इनकम अर्न करी इंडिया के बाहर। तो नेशनल इनकम की डेफिनेशन के हिसाब से अगर कोई नॉर्मल रेसिडेंट डोमेस्टिक टेरिटरी में या फिर डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर पैसा कमाता है तो वो इंडिया की नेशनल इनकम में आएगा। तो लाड साहब ने इंडिया के बाहर जो पैसा कमाया है ये हमारी नेशनल इनकम में ऐड होगा। तो इसको इंडिया की नेशनल इनकम में क्या करा जाएगा? ऐड करा जाएगा। ठीक है सर। एक मिस्टर चिंगली है, चिंगली, एक मिस्टर चिंगली है। ये क्या है बेटा? मिस्टर चिंगली जो है वो आपके पास चाइना के नॉर्मल रेसिडेंट है। ये आपके पास चाइना के नॉर्मल रेसिडेंट है। इन्होंने इंडिया में इनकम अर्न करी। इन्होंने इनकम अर्न करी इन इंडिया। क्या इसे इंडिया की नेशनल इनकम में इंक्लूड करा जाएगा? क्या इसे इंडिया की नेशनल इनकम में इंक्लूड करा जाएगा? नहीं करा जाएगा। सर इसे इंडिया की नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करा जाएगा। प्लीज मेरी बात को समझना, प्लीज मेरी बात को समझना। नॉर्मल रेसिडेंट कैसे बनते हैं ये हम सीख चुके हैं। नॉर्मल रेसिडेंट कैसे बनते हैं ये हम सीख चुके हैं। तो अगर नॉर्मल रेसिडेंट डोमेस्टिक टेरिटरी में पैसा बनाए, नॉर्मल रेसिडेंट डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर पैसा बनाए, दोनों ही सिनेरियो में वो हमारे पास क्या होगा? नेशनल इनकम का पार्ट होगा। और जो हमारा नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है, अगर उसने इंडिया में पैसा कमाया तो वो इंडिया की नेशनल इनकम में नहीं आएगा। ऐसा समझो कि अगर मैं एक इंडियन हूं और इंडिया के बाहर पैसा कमाता हूं तो वो पैसा मैं इंडिया भेजूंगा, वो पैसा मैं इंडिया भेजूंगा, तो वो इंडिया की आपके पास नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा। सिमिलरली अगर कोई फॉरेनर इंडिया में पैसा कमाएगा तो वो पैसा इंडिया के बाहर जाएगा। अगर कोई फॉरेनर इंडिया में पैसा कमाएगा तो वो पैसा इंडिया के बाहर जाएगा, वो पैसा अपनी कंट्री में भेजेगा। तो बाबू वो आपके पास हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, वो हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। अरे भाई शुभम, ऑब्वियस है ना यार कि अगर ये चिंगली 1 साल से ज्यादा इंडिया में रह गया तो वो यहां का नॉर्मल रेसिडेंट माना जाएगा। ये तो ऑब्वियस वाली बात हो चुकी है ना मेरे बेटा। शुभम मेरे बेटा, डॉली मेरे बच्चे, मेरी गुड़िया, मेरी बात समझ में आ रही है? अगर बेटा आप 1 साल से ज्यादा इंडिया रह गए तो आप नॉर्मल रेसिडेंट बन गए ना। मैं तो यहां पे सिटीजनशिप की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो बार बार वर्ड नॉर्मल रेसिडेंट बोल रहा हूं। मैं तो बार बार वर्ड नॉर्मल रेसिडेंट बोल रहा हूं ना। तो नॉर्मल रेसिडेंट कैसे बनते हैं आपको पता है। अब आप फालतू में वो 1 साल वाला पॉइंट डाल रहे हो उसके अंदर। वो तो ऑब्वियस हो गया कि अगर कोई 1 साल से ज्यादा इंडिया में रह गया तो वो यहां का नॉर्मल रेसिडेंट हो गया। ठीक है, अब मेरी बात को प्लीज जरा ध्यान से सुनो, प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट अर्न करता है इनकम आउटसाइड इंडिया, इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट
अगर अर्न करता है फैक्टर इनकम आउटसाइड इंडिया तो इसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। क्या बोलेंगे बेटा? सर इसको बोलेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। इसको क्या बोलेंगे सर? इसको बोलेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। कोई दूसरी कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट कोई दूसरी कंट्री का, अदर कंट्री का कोई नॉर्मल रेसिडेंट अर्न करता है फैक्टर इनकम इन इंडिया। यहां पे इंडिया का मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी से है बेटा। यहां पे इंडिया का मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी से है। और इन इंडिया का मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी। इन इंडिया का मतलब भी डोमेस्टिक टेरिटरी से। तो अगर कोई दूसरी कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट, कोई दूसरी कंट्री का, अरे यार समझने की कोशिश तो करो। समझने की कोशिश तो करो। कद्दू समझ नहीं आया। जब समझने की कोशिश ही नहीं करोगे तो समझ कहां से आएगा? जब समझने की कोशिश ही नहीं करोगे समझ कहां से आएगा? अदर कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट अर्न करता है फैक्टर इनकम इन इंडिया तो इसको बोलते हैं फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। इसको बोलते हैं फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि मेरे भाई अगर कोई इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट इंडिया के बाहर पैसा कमाता है, इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट इंडिया के बाहर पैसा कमाता है तो वो इंडिया की नेशनल इनकम में इंक्लूड करा जाएगा। और अगर कोई फॉरेन का नॉर्मल रेसिडेंट, कोई फॉरेन का नॉर्मल रेसिडेंट इंडिया में पैसा कमाता है तो वो हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करा जाएगा। इंडियन ने जो पैसा कमाया है, इंडियन ने जो पैसा कमाया है इसको बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। और जो फॉरेन के नॉर्मल रेसिडेंट ने पैसा कमाया है, जो फॉरेन के नॉर्मल रेसिडेंट ने पैसा कमाया है इसको बोलते हैं फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। इसको क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। अब प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनना। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड क्या होगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड क्या होगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड होगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड होगा जब आप फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड में से, जब आप फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड में से फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड में से फैक्टर इनकम टू एब्रॉड माइनस कर देंगे। फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड में से जब आप फैक्टर इनकम टू एब्रॉड माइनस कर देंगे तो आपके पास नेट फैक्टर इनकम निकल कर आ जाएगी। आपके पास नेट फैक्टर इनकम निकल कर आ जाएगी।
अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर हम ये NFIA क्यों निकाल रहे हैं? इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं NFIA। क्या बोलते हैं? NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सर ये NFIA क्यों निकाल रहे हैं? हम फीफा में से फीता क्यों माइनस कर रहे हैं? सर हम फीफा में से फीता माइनस क्यों कर रहे हैं? सर व्हाट इज द लॉजिक? व्हाट इज द लॉजिक? फीफा में से फीता क्यों माइनस किया? NFIA क्यों निकाला? इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन क्या है? तो इसका रीजन है बेटा, हमारे पास दो तरीके के टर्म्स होते हैं। एक होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और एक होता है आपके पास नेशनल प्रोडक्ट। एक होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एक होता है नेशनल प्रोडक्ट। एक होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एक होता है नेशनल प्रोडक्ट। प्लीज सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से एक बार मेरे कान पे, अपने कान पे ध्यान से सुनना कि मैं क्या बोल रहा हूं। ध्यान से सुनना मैं आपको क्या बोल रहा हूं। एक होता है आपके पास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक होता है आपके पास नेशनल प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? सर डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है सर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी whether by normal resident or any other person। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है सर वो गुड्स एंड सर्विसेज जो डोमेस्टिक टेरिटरी में बनाए गए हैं, वो गुड्स एंड सर्विसेज जो डोमेस्टिक टेरिटरी में बनाए गए हैं, वो गुड्स और सर्विसेज जो डोमेस्टिक टेरिटरी में बनाए गए हैं, चाहे उसको नॉर्मल रेसिडेंट ने बनाया हो या किसी और ने बनाया हो। मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया में बने हैं, जो गुड्स और सर्विसेज इंडिया में बने हैं, वो आपके पास डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। जो गुड्स और सर्विसेज इंडिया में बने हैं वो आपके पास डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। जो गुड्स इंडिया में बने हैं वो आपके पास डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, चाहे उसे नॉर्मल रेसिडेंट ने बनाया हो या फिर किसी और ने बनाया हो। वेयर एज आपका जो नेशनल प्रोडक्ट है, that is what? It is a value of goods and services. It is a value of goods and services produced by normal resident within the domestic territory और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी। नेशनल प्रोडक्ट में फोकस करने वाली चीज क्या है? नेशनल प्रोडक्ट में फोकस करने वाली चीज नॉर्मल रेसिडेंट है। नेशनल प्रोडक्ट में हम वो गुड्स एंड सर्विस पकड़ते हैं, नेशनल प्रोडक्ट में हम वो गुड्स एंड सर्विस पकड़ते हैं जो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट ने बनाई है। नेशनल प्रोडक्ट में हम वो गुड्स एंड सर्विसेज पकड़ते हैं जो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट ने बनाई है, वेदर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी। वेयर एज हमारे पास डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम डोमेस्टिक टेरिटरी पे फोकस करते हैं।
डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम डोमेस्टिक टेरिटरी पे फोकस करते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी में आपके पास कौन से गुड्स एंड सर्विसेज बने, इसको बनाने वाला कौन है ये मैटर नहीं करता। नेशनल प्रोडक्ट में किस पे फोकस है? नेशनल प्रोडक्ट पे इंडियंस पे फोकस है, और डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे किस पे फोकस है? इंडिया पे फोकस है। अब समझ में आ रहा है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे किस पे फोकस है? इंडिया पे फोकस है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये देखता है कि इंडिया में कौन से गुड्स एंड सर्विस बने, बनाने वाला कौन है इससे मतलब नहीं है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम ये देखते हैं इंडिया में कौन से गुड्स बने, इसको बनाने वाला कौन है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया में बने कि नहीं बने ये इंपॉर्टेंट है। और नेशनल प्रोडक्ट में गुड्स कहां बने ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेशनल प्रोडक्ट में ये इंपॉर्टेंट है कि ये गुड्स एंड सर्विसेज किसने बनाए। अगर ये नॉर्मल रेसिडेंट ने बनाए हैं तो नेशनल इनकम का पार्ट बनेंगे, दुनिया के किसी भी कोने में बने हो। और डोमेस्टिक प्रोडक्ट में केवल इंडिया में बने हुए ही गुड्स एंड सर्विस की बात होगी। अभी कुछ पल्ले पड़ा? डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब वो गुड्स एंड सर्विसेज जो इंडिया में बने हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब वो प्रोडक्ट्स जो इंडिया में बने हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर वो गुड्स आएंगे वो गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुए हैं इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में। इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में किसने बनाए हैं, किसने प्रोड्यूस किया है, नॉट रिलेवेंट। सिर्फ क्या देख के चलना है? वो गुड्स एंड सर्विसेज जो इंडिया में बने हैं। और जब नेशनल प्रोडक्ट की बात करेंगे तो यहां पर हम वो गुड्स एंड सर्विस को पकड़ेंगे, वो गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस करे हैं नॉर्मल रेसिडेंट ने। नॉर्मल रेसिडेंट ने कहां प्रोड्यूस करे हैं मैट इंपॉर्टेंट नहीं, कहां पर प्रोड्यूस करे हैं इररिलेवेंट। अभी कुछ समझ में आया कि अभी भी समझ में नहीं आ रहा? एवरीवन, डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट क्लियर हुआ है क्या? डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट क्लियर हुआ है क्या? नेशनल प्रोडक्ट में डोमेस्टिक टेरिटरी इंपॉर्टेंट नहीं है, नेशनल प्रोडक्ट में नॉर्मल रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट में नॉर्मल रेसिडेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, डोमेस्टिक टेरिटरी इंपॉर्टेंट है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट में डोमेस्टिक टेरिटरी इंपॉर्टेंट है, नेशनल प्रोडक्ट में नॉर्मल रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है। हाथ जोड़ लिए मैंने आपके आगे, दिख रहे हैं मेरे हाथ, दिख रहे हैं मेरे हाथ, दिख रहे हैं मेरे हाथ, दिख रहे हैं। मैंने हाथ जोड़ लिए, ऐसे भी जोड़ लिए, ऐसे भी जोड़ लिए, है ना। प्लीज थोड़ा सा दिमाग खोल के बैठा करो, मंद बुद्धि बन के मत बैठा करो, है ना जी। चलो 94% लोगों को बात समझ में आ गई, मेरे लिए काफी है, मैं आगे बढ़ सकता हूं। चलिए, अब डोमेस्टिक प्रोडक्ट में और नेशनल प्रोडक्ट में फर्क क्या है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट में और नेशनल प्रोडक्ट में फर्क क्या है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट में और नेशनल प्रोडक्ट में फर्क क्या है? सर, अगर आपको डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट फाइंड करना है,
अगर आपको डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट फाइंड करना है तो आप इस पे NFIA प्लस कर दीजिए। आप इस पे NFIA प्लस कर दीजिए। और अगर आपको नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे आना है तो आप NFIA माइनस कर दीजिए। अगर आपको नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे आना है तो आपको NFIA माइनस करना है। अच्छा, अगर क्वेश्चन में आपको यह दिया हो कि NFIA 500 करोड़ का है और आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया हो कि NFIA माइनस 500 करोड़ का है, दोनों में क्या फर्क है? अगर आपको NFIA 500 करोड़ रुपए पॉजिटिव की फिगर दी हुई है तो इसका मतलब क्या है, और अगर नेगेटिव की फिगर दे रखी है तो इसका मतलब क्या है? सर, अगर NFIA पॉजिटिव दिया हुआ है, पॉजिटिव NFIA का मतलब है कि इंडिया में पैसा आया है, इंडिया में फैक्टर इनकम आई है। पॉजिटिव NFIA का मतलब है कि इंडिया में इनकम आई है, मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड फैक्टर इनकम टू एब्रॉड से ज्यादा है, फीफा फीता से ज्यादा है, फीफा फीता से ज्यादा है। और NFIA अगर आपके पास माइनस 500 करोड़ का है तो इसका मतलब आपके पास नेगेटिव NFIA का मतलब है, इसका मतलब आपके पास इंडिया से फैक्टर इनकम गई है, इंडिया से फैक्टर इनकम गई है। दैट इज आपका फीफा आपके फीता से कम है, आपका फीफा आपके फीता से कम है। NFIA 500 करोड़ माइनस है, इसका हम एक और मतलब भी बोल सकते हैं। NFIA माइनस होना, NFIA माइनस होना, इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, मतलब इंडिया से बाहर पैसा गया है, इंडिया में पैसा आया नहीं है, इंडिया से पैसा गया है, इंडिया से पैसा आपके पास गया है। एवरीवन क्लियर है? ठीक है जी। गाड़ी को आगे बढ़ाए, गाड़ी को आगे बढ़ाए। अब कल हम लोगों ने कुछ चीजें पढ़ी थी, अगर हमें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से नेट इन्वेस्टमेंट पे जाना है तो हमें क्या करना है? अगर हमें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से नेट इन्वेस्टमेंट पे जाना है तो हमें क्या करना है? सर, ग्रॉस से अगर आपको नेट पे जाना है तो आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना है, और अगर आपको नेट से ग्रॉस पे आना है तो आपको डेप्रिसिएशन प्लस करना है। अगर आपको डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट पे जाना है तो आपको NFIA प्लस करना है,
और आपको अगर नेशनल इनकम से डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे आना है या डोमेस्टिक इनकम पे आना है तो आपको NFIA माइनस करना है, आपको NFIA माइनस करना है। तीसरी चीज, अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो आपको NIT प्लस करना है, और अगर आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आना है तो आपको NIT माइनस करना है। अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। हमारे पास नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स होते हैं, हमारे पास नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स होते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। आपके पास ये 8 एग्रीगेट्स हैं। इनको क्या बोलते हैं बेटा? इनको हम एग्रीगेट्स बोलते हैं, एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। इनको हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। टोटल आपके पास ये 8 एग्रीगेट्स है बेटा, टोटल ये आपके पास 8 एग्रीगेट्स है। जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एफसी। इसके बाद सर ये सब याद करना है, अपने आप याद हो जाएगा, ये अभी अपने आप याद हो जाएगा। ये वाली चीज जो मैंने आपको बताई है ऊपर, ये जो मैंने आपको लिखवाया है, इसको दिमाग में बैठा लो। आपको एक भी फॉर्मूला लर्न नहीं करना पड़ेगा, ये मेरी एश्योरेंस है। आपको एक भी फॉर्मूला लर्न नहीं करना पड़ेगा, ये मेरी एश्योरेंस है। अर्जुन आप जा सकते हो। अर्जुन कह रहा है सर टाइम हो गया है। अर्जुन आप जा सकते हो। टाटा बाय बाय, टेक केयर। टाटा बाय बाय, टेक केयर। मैं बुरा नहीं मानूंगा, ठीक है। सर इसको लर्न करना है बेटा, ये लर्न करना है आपको। लर्न भी क्या करना है, मैंने ऑलरेडी आपको ये समझा दिया है, नहीं समझाया मैंने आपको। अब तुम कह रहे हो कि लर्न करना है तो लर्न कर लेना, पर मैं ऑलरेडी तुमको ये समझा चुका हूं, है ना। मैंने ग्रॉस से नेट का लॉजिक भी तुमको समझाया है, डोमेस्टिक से नेशनल का लॉजिक भी समझाया है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस का भी लॉजिक समझाया है। मैंने ये तीनों लॉजिक्स आपको समझाए हैं, है ना। मैंने रटने के लिए आपको कुछ भी नहीं बोला, लेकिन फिर भी आपकी मर्जी है, आप इसे लर्न कर लो। फिर भी आपकी मर्जी है, आप इसे लर्न कर लो। आपका जो जीडीपी होता है ना, हम लोग बोलते हैं ना इंडिया की जीडीपी इतनी है, इंडिया की जीडीपी इतनी है, बोलते हैं कि नहीं बोलते? हम बोलते हैं कि नहीं बोलते इंडिया की जीडीपी कितनी है? तो जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, आपका जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है वो हमेशा मार्केट प्राइस पे वैल्यू होता है। आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किस पे वैल्यू होता है? मार्केट प्राइस पे वैल्यू होता है। तो जीडीपी एमपी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीडीपी एमपी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब अगर कोई तुमसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डेफिनेशन पूछे तो क्या तुम उसको बता पाओगे?
कोई तुमसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डेफिनेशन पूछे तो क्या तुम उसको बता पाओगे? सर सिंपल है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी, जीडीपी एट एमपी इज द ग्रॉस मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्यों? क्योंकि इसमें मार्केट प्राइस है। इट इज द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात हो रही है। ऑफ अ कंट्री बाय द रेसिडेंट्स एंड नॉन रेसिडेंट्स, किसी ने भी बनाए हो, चाहे हमारे रेसिडेंट ने बनाए हो चाहे किसी और ने बनाए हो, मतलब जो चीज इंडिया में बनी है, यहां पे क्या है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना। यहां पर क्या लिखा हुआ है? सर यहां पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिखा हुआ है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? जो डोमेस्टिक टेरिटरी में बना है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? जो डोमेस्टिक टेरिटरी में बना है। डोमेस्टिक टेरिटरी में किसी ने भी बनाया हो, रेसिडेंट ने बनाया हो चाहे नॉन रेसिडेंट ने बनाया हो, क्या फर्क पड़ता है? 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 अब एक बात बताओ, अगर मान लो तुम्हें क्वेश्चन में एनडीपीएफसी गिवन है, मान लो तुम्हें क्वेश्चन में एनडीपीएफसी गिवन है और क्वेश्चन तुमसे चाहता है बेटा, क्वेश्चन तुमसे चाहता है कि तुम एनडीपीएफसी से कैलकुलेट करके बता दो जीडीपी या जीएनपी एमपी। आप क्या कैलकुलेट करके बता दो? आप कैलकुलेट करके बता दो जीएनपी एट एमपी। बैच मैनेजर फैजान खान को ब्लॉक कर दीजिए। बैच मैनेजर फैजान खान को ब्लॉक कर दीजिए। इफ यू आर लिसनिंग मी बैच मैनेजर, प्लीज 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 फैजान खान को ब्लॉक कर दीजिए। एनडीपीएफसी से हमें जीएनपी एमपी निकालना है। प्लीज एक एक चीज को देखना, मैं भी आपको समझा रहा हूं, एक एक चीज मैं आपको समझा रहा हूं। एनडीपीएफसी से जीएनपी एमपी निकालनी है। प्लीज फोकस करना, प्लीज फोकस करना, प्लीज फोकस करना। हमें नेट से ग्रॉस पे जाना है। अगर नेट से ग्रॉस पे जाना है तो क्या करना है? अगर नेट से ग्रॉस पे जाना है तो हमें क्या करना है? सर अगर नेट से ग्रॉस पे जाना है तो डेप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन आपको ऐड करना पड़ेगा। सर अगर आपको डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट पे जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट पे जाना है तो आपको NFIA ऐड करना पड़ेगा। आपको NFIA ऐड करना पड़ेगा। NFIA आपको ऐड करना पड़ेगा। और अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है, अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करना पड़ेगा। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया? अगर आपको एनडीपीएफसी गिवन है और जीएनपी एमपी निकालना है तो आप एनडीपीएफसी पे जब डेप्रिसिएशन को ऐड करोगे तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जब आप एनएफआईए ऐड करोगे तो वो नेशनल प्रोडक्ट बन जाएगा। और आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस निकालना है तो आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करना पड़ेगा। हां जी, अब एक और मैं आपको दूं, करोगे? एक और मैं आपको दूं, करोगे? सर हमको एनएनपी एमपी गिवन है, हमको क्वेश्चन में एनएनपी एमपी गिवन है।
एनएनपी एमपी गिवन है, आपको कैलकुलेट करके बताना है जीडीपी एट एमपी, आपको कैलकुलेट करके बताना है जीडीपी एट एमपी। एनएनपी एमपी गिवन है, आपको जीडीपी एमपी निकालना है। ट्राई करो, फिर मैं आपकी हेल्प करता हूं। सर सिंपल है, देखो बहुत सिंपल है। जीडीपी एमपी निकालना है, जो निकालना है उसको लेफ्ट साइड पे रखो। एनएनपी एमपी गिवन है, एनएनपी एमपी गिवन है। देखो आपको नेट से ग्रॉस पे आना है, तो नेट से ग्रॉस पे आना है तो क्या करना पड़ेगा? नेट से ग्रॉस पे आना है तो डेप ऐड करना पड़ेगा। सर नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे आना है, नेशनल प्रोडक्ट से अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे आना है तो हमें एनएफआईए यहां से क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। एनएफआईए यहां से क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। आपको यहां से एनएफआईए माइनस करना पड़ेगा। आपके पास ये एमपी में है, ये भी एमपी में है, तो आपको कुछ करना ही नहीं है। ये आपके पास दोनों फिगर एमपी में है, आपको कुछ करना ही नहीं है। ठीक है सर, चलो एक और करते हैं सर, एक और करते हैं। आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको क्वेश्चन में गिवन है एनडीपी एट एफसी, और आपको कैलकुलेट करना है जीएनपी एट एमपी। कर लोगे? सर हमें जीएनपी एमपी निकालनी है, जीएनपी एमपी निकालनी है, और हमारे पास एनडीपी एट एफसी गिवन है। नेट से ग्रॉस पे आना है, नेट से ग्रॉस पे आना है, डेप ऐड कर दो। डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट पे जाना है, एनएफआईए ऐड कर दो। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है, एनआईटी ऐड कर दो। गिवन है आपके पास, गिवन है आपके पास जीएनपी एट एमपी, कैलकुलेट करके ताना है एनडीपी एट एमपी।
आ गया मेरे भाई? बिल्कुल सिंपल है सर। हमें एनडीपी एमपी निकालना है। हम एनडीपी एमपी को लेफ्ट साइड पे रखते हैं। हमें जीएनपी एट एमपी गिवन है। हमें ग्रॉस से नेट पे जाना है। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप माइनस किया जाता है। सर हमें नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे आना है। नेशनल से डोमेस्टिक पे आने के लिए एनएफआईए को माइनस करा जाएगा। एमपी से एमपी में रहना है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। विपिन बेटा अमाउंट लेकर क्या हो जाएगा? मैं कल क्वेश्चन लाऊंगा तो लेता आऊंगा उसमें, ठीक है? मैं कल क्वेश्चन लाऊंगा उसमें लेता आऊंगा, ठीक है? प्रैक्टिस के लिए कल क्वेश्चन ला दूंगा मैं आपको। अब आपका काम है, अब आपका काम है एक बार इनको रीड कर लेना। आपका काम है एक बार इनको रीड कर लेना कि जीडीपी एमपी क्या होता है, जीएनपी एमपी क्या होता है, एनडीपी एमपी क्या होता है, एनएनपी एमपी क्या होता है, जीडीपी एफसी क्या होती है, जीएनपी एट एफसी क्या होती है। इसके फॉर्मूला आपको याद नहीं करने हैं बेटा। ये जो फॉर्मूलाज हैं ये फॉर्मूलाज आपको याद नहीं करने। फॉर्मूला आपको एक भी याद नहीं करना। फॉर्मूला आपको एक भी याद नहीं करना। ये डेफिनेशन लिखने को नहीं आएगी, केवल डेफिनेशन को एक दो बार रीड कर लेना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है? सनी कह रहे हैं सर एन को सही से लिखिए। बेटा मुझे वापस से जाना पड़ेगा अपने बेटे के साथ प्रेप में, है ना? फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। वहां पे मैम उसको एबीसीडी लिखना सिखाएंगी, फिर मुझको भी सिखाएंगी, तो थोड़ा मामला ऑकवर्ड हो जाएगा बेटा। आई होप आप बुरा नहीं मानोगे और आप थोड़ा सा मैनेज कर लोगे, ठीक है? मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। अच्छा मैं मन बनाकर तो आया था कि मैं आपको वैल्यू एडेड भी करवा दूंगा, पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो आप इसमें से बताओ, आप इसमें से बताओ जीएनपी एमपी कैसे निकलेगा? इसमें से बताओ जीएनपी एमपी कैसे निकलेगा? जीएनपी एमपी कैसे निकलेगा? बेटा इसलिए नहीं करवा रहा हूं क्योंकि 6 बजे आप लोग की क्लास है गुरप्रीत सर की, और मैंने अगर अभी टॉपिक शुरू किया तो मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा वैल्यू एडेड, इसलिए नहीं लेके चल रहा, वरना मुझे लेके चलने में कोई दिक्कत नहीं थी। आपकी 6 बजे गुरप्रीत सर की क्लास है कि नहीं? 6 बजे गुरप्रीत सर की क्लास है कि नहीं? सबको समझ में आ गया? बोलो निष्ठेन। बैच मैनेजर ये रुपेश बाबू को भी ब्लॉक कर दो, इनको निष्ठेन के पास जाने दो। ये पीडब्ल्यू में रह के क्या करेंगे? इनको निष्ठेन के पास ही भेज दो सर आप। चलिए जीएनपी एट एमपी कैसे निकलेगा? सर नेशनल प्रोडक्ट निकालना है, नेशनल प्रोडक्ट निकालना है। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर एनएफआईए ऐड करेंगे तो आ जाएगा, पहला ही आंसर है ये पहला ही आंसर है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, पहले दोनों ऑप्शन तो सेम ही है। क्या फर्क है पहले दोनों ऑप्शन में? ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। जीडीपी में डेप्रीसिएशन ऐड नहीं होगा, ग्रॉस तो ऑलरेडी में डेप्रीसिएशन होता है। जीडीपी एमपी में एनआईटी ऐड करेंगे तो एफसी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें ना एक प्रॉब्लम है, इसमें एक जगह पे ठीक कर लो, ये फ्रॉम नहीं होना चाहिए था, एक जगह पे टू होना चाहिए था। एक जगह पे फ्रॉम नहीं होना चाहिए था, एक जगह पे टू होना चाहिए था, ठीक है? एक जगह पे फ्रॉम नहीं होना चाहिए था, यहां पे टू होना चाहिए था। तो आपके पास राइट आंसर जो निकल कर आएगा दैट विल बी ए। राइट आंसर जो निकल कर आएगा दैट विल बी ए। कोई बात नहीं इशू, एग्जाम पोस्टपोन हो गया है। आ गया है क्या नोटिफिकेशन? नोटिफिकेशन आ गया क्या शोएब? प्रिंस भाई धन्यवाद।
प्रिंस भाई धन्यवाद। चलिए यहां से हम लोग कल टेकअप करते हैं, ठीक है ना। वैल्यू एडेड से हम लोग कल टेकअप करते हैं, वैल्यू एडेड से हम लोग कल टेकअप करते हैं, ठीक है जी। चलो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय 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 बाय, हैव अ नाइस डे।